Now, today we will start ionization potential or ionization enthalpy. Now, define ionization potential or ionization enthalpy. The electrons in an atom are attracted by the nucleus. ठीक है students? So how electrons are attracted? Nucleus are attracted the electrons. ठीक है student? When an electron is to be removed, then work is done against this nuclear attraction. अब स्टूडेंट अगर हमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है स्टूडेंट? अगर हम कोई एनर्जी देंगे तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको क्या करना है, हमने ब्रेक करना है. जब ये अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होगी स्टूडेंट, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को और इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. जिस अट्रैक्टिव फोर्स के साथ ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर हम ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिमूव कर दें, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इस अट्रैक्टिव फोर्स को रिमूव कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट? सो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड देन वर्क इज डन अगेंस्ट दिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन. जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, वर्क डन करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर आ जाए. इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. सो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट क्या चाहिए, एनर्जी. हमने क्या सप्लाई करनी है, एनर्जी. जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर ये अट्रैक्शन आपकी ब्रेक हो गई तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल. ठीक है स्टूडेंट? सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. और स्टूडेंट वही एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. मोस्ट लूजली मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कौन सा एटम, आइसोलेटेड. एक तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मींस सिंगल एटम, और दूसरा कौन सा है, गैसियस एटम. सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू ए गैसियस कैटायन. अब स्टूडेंट जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम से, गैसियस एटम से रिमूव कर देंगे, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी. ठीक है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो गया. तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका, कैटायन. कौन सा कैटायन, गैसियस कैटायन. और ये एटम कौन सा था, गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. टू रिमूव द कौन सा इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है स्टूडेंट? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो एज टू, जो आपका एटम था वो क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस कैटायन. दिस इज ए रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट? दिस एम इज द गैसियस एटम. हमने क्या दिया इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एनर्जी दे दी स्टूडेंट किसको, इस गैसियस एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को. और स्टूडेंट इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. तो ये क्या बन गया स्टूडेंट आपका, आइसोलेटेड गैसियस कैटायन. ठीक है स्टूडेंट? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज देयर फॉर ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. स्टूडेंट जो आपकी ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, अब ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये सिग्निफाई कर रही है कि जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो न्यूक्लियस के साथ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से था, कम से था कि ज़्यादा से था. मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो ज़्यादा थी कि कम थी. स्टूडेंट अगर तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, मतलब हमने ज़्यादा
मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें एनर्जी का चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब है कि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, ईजिली नहीं आ रहा, मतलब ये न्यूक्लियस के साथ क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मींस इनके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या स्टूडेंट, वेरी स्ट्रांग। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर तो एनर्जी कम चाहिए होगी, अगर एनर्जी कम चाहिए होगी, अगर एनर्जी कम चाहिए होगी तो इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमने एनर्जी कम दी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या थी, कम थी। ठीक है स्टूडेंट। अब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी हमें एनर्जी का देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि हम इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, और ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, इस एटम से बाहर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट आयनिक एनर्जी हमें क्या बता रही है, दैट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हमें ये वाली एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो हमें ये वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट जो इसका साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये एटम एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कोई सिस्टम अगर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो साइन ऑफ एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। साइन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस द एनर्जी ऑलवेज नीड टू सप्लाई टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। क्यों, क्योंकि ऑलवेज किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को, नॉकआउट मींस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ऑलवेज हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो मींस एनर्जी का जो साइन आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स रिमूव होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आएगा, और ये रिमूव तभी होगी अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। सो इट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। एंड यूनिट्स, it is expressed in electron volts. Electron volts is a unit of आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किलो कैलोरीज पर ग्राम एटम और किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यूनिट्स आ गए आपके, ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरीज पर ग्राम एटम और किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या आ गई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely means valence electron from an, कहां से स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, from an isolated gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation is called ionization enthalpy। अब स्टूडेंट ये आइसोलेटेड गैसियस एटम का एक ब्रॉड मीनिंग है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको डेफिनेशन समझ लग गई। नो, मैंने कहा ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म, कौन सी टर्म, आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कह रहा जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं तो ये वाले वर्ड्स आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम हम क्यों यूज करते हैं। कह रहा फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अप्रिशिएबल अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स विद इन इट्स मॉलिक्यूल और इन द नेबरहुड। स्टूडेंट अगर एटम है, अब उसके आसपास भी कोई ना कोई एटम्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके आसपास भी कोई ना कोई एटम्स होंगे। अब कह रहा है द फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, द फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, अब ये जो अट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल इस वाले एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट इस एटम के बीच में, ये अफेक्ट कर रही है
किससे इफेक्ट कर रही है? ये जो आपके नेबरिंग एटम्स हैं, ये जो आपके नेबरिंग एटम्स हैं। क्यों? मैं ये कल आपको डिस्कस कर चुका हूं, हर एटम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। वैन डर वाल्स फोर्सेस हमने पढ़ी थी। सो नेबरिंग एटम्स का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, उसको क्या कर रहा है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्ट कर रहा है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट? तो फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एप्रिशिएबल अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स विद इन इट्स मॉलिक्यूल और इन द नेबरहुड। या अगर आपका कोई एटम है, उसके आसपास कोई ना कोई क्या है? मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब इन सबकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस एटम की बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट, वो इन मॉलिक्यूल से क्या हो रही है? अफेक्टेड हो रही है। क्यों अफेक्टेड हो रही है? क्योंकि हर मॉलिक्यूल, हर एटम की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सप्लाई होगी तो ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। या तो वो डिक्रीज हो जाएगी या वो इंक्रीज हो जाएगी, कुछ ना कुछ करेंगे, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगे। सो जितने भी एटम्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? अफेक्टेड होती है विद द नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब स्टूडेंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या पढ़ी है? कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है स्टूडेंट? क्योंकि हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिएक्टिविटी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स, पूरी केमिस्ट्री इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। रिएक्टिविटी, मेटालिक नेचर, नॉट मेटालिक नेचर, पूरी केमिस्ट्री इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटसेट्रा। सो दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो रही है? वो तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स और एटम से क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। तो हमें जो आंसर आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, स्टूडेंट, वो एग्जैक्ट नहीं आ सकता, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। साइंटिस्ट्स को इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ताकि हम अदर एटम्स की रिएक्टिविटी स्टडी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकें। सो दैट्स व्हाई हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। जब तक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, हम रिएक्टिविटी, फिजिकल स्टेट, नेचर स्टडी नहीं कर सकते, केमिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये वाला एटम क्या हो रहा था? इफेक्ट हो रहा था सराउंडिंग एटम से। अब हमने क्या किया? सबसे पहला काम किया, इट इज एसेंशियल दैट दीज इंटरएटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शुड बी मिनिमम। हमने क्या करना? अब जो इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो ये एक एटम था, फॉर एग्जांपल ये एटम है, इसकी हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करनी है। अब ये सराउंडिंग एटम से क्या हो रहा है? इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। अब सबसे पहले हमने ये वाली जो इस वाले एटम को, इसकी हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करनी है। इस वाले एटम को क्या करना है स्टूडेंट? में दूर लेके जाना है, ताकि इसकी प्रेजेंस से जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अफेक्टेड हो रही थी वो ना हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करना है? मिनिमम से मिनिमम। अब सुनो, मिनिमम कैसे होगी? सिंस इन द गैसियस स्टेट द एटम्स आर वाइडली सेपरेटेड। स्टूडेंट, अगर वो गैसियस स्टेट में नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आपका ये एटम था, ये सॉलिड स्टेट में था, सबसे पहले स्टूडेंट इसको क्या करो? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो। क्या करो? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो आपके एटम्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, वो दूर दूर होते हैं, और जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अब वो इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये आपके गैसियस एटम्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले अब सॉलिड एटम होंगे स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? वो तो पास पास होते हैं। अब वो पास पास होंगे तो एटम्स आपस में एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले इन एटम्स को क्या कर दो? दूर दूर कर दो। क्या कर दो? दूर दूर कर दो। और वो पॉसिबल कैसे है? अगर हम किसी एटम को सॉलिड या लिक्विड स्टेट से, सॉलिड या
लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में लेके आएंगे, गैसियस स्टेट में, ताकि ये जो एटम्स हैं वो क्या हो जाएं, दूर दूर हो जाएं। अगर ये एटम्स दूर दूर हो जाएं तो अब ये एटम्स एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, एटम आपकी कोई भी स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, सबसे पहले उसको कौन सी स्टेट में लेके आना है, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में लेके आने का मतलब है हमने एटम्स को जो पास पास थे सॉलिड और लिक्विड में, उनको क्या कर दिया है, दूर दूर कर दिया है। दूर दूर करने का मतलब है कि अब ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे। अब इफेक्ट नहीं कर रहे क्यों, क्योंकि दूर हो गए हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला काम क्या किया हमने, since in the gaseous state the atoms are widely separated therefore these interatomic forces are minimum। अब ये जो उनके बीच में इंटरएटॉमिक फोर्सेस थी, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, ठीक है स्टूडेंट, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस थी स्टूडेंट, वो क्या हो गई हैं, मिनिमम। वो क्या हो गई हैं, मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट। फर्दर since it is not possible to isolate a single atom for the purpose of determination of its ion enthalpy। अब स्टूडेंट हम सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिटरमिन करने के लिए अब हम किसी सिंगल एटम को आइसोलेट भी नहीं करेंगे। सो देयरफॉर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस आर फर्दर रिड्यूस्ड बाय कैरिंग आउट द मेजरमेंट एट लो प्रेशर ऑफ द गैसियस एटम। तो क्या करो स्टूडेंट, अब आप ये तो कर नहीं सकते कि किसी साइंटिस्ट ने पता करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस एटम को कंप्लीटली क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। कोई क्रिस्टल है आपका, फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है सॉलिड का, ठीक है स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पास पास हैं। सो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस स्टेट में। अब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कुछ हद तक क्या हो गई हैं, मिनिमम हो गई हैं। ठीक है, कुछ हद तक एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी मेजर करने के लिए हम एक सिंगल एटम को कंप्लीटली इस क्रिस्टल से तो आइसोलेट कर नहीं सकते स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, वो बहुत मुश्किल होता है। किसी एटम को कंप्लीटली आइसोलेट करना फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी डिफिकल्ट। सो हमने क्या किया स्टूडेंट, गैसियस स्टेट में बना लिया, ये आपके गैसियस स्टेट में आ गए, एटम्स दूर दूर आ गए। ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया, अंदर जो प्रेशर था वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। प्रेशर था वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब स्टूडेंट एक तो हमने एटम को गैसियस स्टेट में ले आए हैं, दूसरा अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके एटम और दूर दूर हो गए, आपके एटम और दूर दूर हो गए। अब इनमें जो इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इस एटम और इस एटम के बीच में, वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट मिनिमम, ऑलमोस्ट मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लो। सबसे पहले क्या था आपका, फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टल था एटम्स का, एटम्स पास पास हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब गैसियस स्टेट में आ गए तो ये एटम आपके दूर दूर आ गए। कुछ हद तक हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन एटम्स के बीच में क्या कर दी, मिनिमम। अब स्टूडेंट एक काम और किया हमने, अब इसको हमने आइसोलेट तो कर नहीं सकते, क्या किया हमने, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था इन एटम्स के ऊपर उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब जैसे हमने प्रेशर रिड्यूस किया है, अब ये एटम क्या हो गए, और ज़्यादा दूर दूर हो गए। एटम क्या हो गए, और ज़्यादा दूर दूर हो गए। अब एटम्स अगर दूर दूर हो गए तो इनमें जो इफेक्ट था, जो ये इफेक्ट डाल रहे थे, इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन इनमें थी, वो ऑलमोस्ट क्या हो गई हैं, मिनिमम। क्या हो गई हैं, मिनिमम। अब जो हम इसकी फॉर एग्जांपल इस एटम की हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट। अब जो हम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे वो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सो पता लग गया स्टूडेंट हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों वर्ड यूज किया था। चाहे आपका लिक्विड स्टेट में एटम्स हैं, चाहे आपके सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले गैसियस स्टेट में लेके आओ ताकि इंटरएटॉमिक अट्रैक्शंस क्या हो सकें, कम हो सकें। फिर क्या कर दो, जो अप्लाइड प्रेशर है उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, ताकि एटम्स और दूर दूर चले जाएं। जब प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तो एटम्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब एटम दूर दूर हो गए तो इनमें जो इफेक्ट था, एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहे थे, वो इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर
इफेक्ट खत्म हो गया, तो स्टूडेंट हम इस इलेक्ट्रॉन की मीन्स इस एटम की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या है एग्जैक्ट। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब ये रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और जो एनर्जी आएगी जब ये आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो वो एनर्जी क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और वो ऑलमोस्ट क्या होगी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये जो वर्ड आया आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वो क्या आया, सबसे पहले आप किसी भी स्टेट में आपका एटम सबसे पहले किस में लेके आओ, गैसियस स्टेट में एटम्स को गैसियस स्टेट में लेके आने के बाद अगेन प्रेशर को रिमूव कर दो, तो ऑलमोस्ट वो आपका जो एटम है क्या बन गया आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्यों? क्योंकि अब जो एटम्स हैं एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे, और जो आपका एटम है वो ऑलमोस्ट कैसे बिहेव कर रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। कैसे बिहेव कर रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम मींस अकेला। ठीक है स्टूडेंट, और हम जो आंसर निकालेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो ऑलमोस्ट क्या आएगा करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, कि हमने यहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम वर्ड क्यों यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो एनर्जी लेनी है वो कौन सी लेनी है स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट की। अब ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रॉन आपका पहले से एक्साइटेड स्टेट में होगा, फॉर एग्जांपल आपका इस स्टेट से इस स्टेट में चला गया है, तो स्टूडेंट अगर पहले से ही चला गया है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम जो इसको एनर्जी देंगे वो पहले से क्या देंगे कम देंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस से क्या हो गया दूर हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम हो गई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हम जो एनर्जी देंगे वो क्या देंगे कम देंगे, तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो एक तो पहला था कि हमने कौन सा एटम यूज करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, वो अपनी ओरिजिनल मींस ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जिस एनर्जी से ये एनर्जी लेके एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने किसी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करनी है ताकि हम उसकी रिएक्टिविटी पता कर सकें, बिकॉज एवरी टाइम तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे। तो हमने दो काम करने हैं, एक तो एटम कौन सा लेना है आइसोलेटेड गैसियस एटम, और दूसरा जो एनर्जी स्टेट लेनी है स्टूडेंट वो कौन सी लेनी है ग्राउंड स्टेट, ताकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी की पता कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, और ये आंसर आपका ओवर हो गया है। सो नेक्स्ट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब सक्सेसिव मींस द एंथैल्पी रिक्वायर्ड मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका एटम था कौन सा आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये आपका क्या बन गया सिंगल कैटायन बन गया, और जो एनर्जी चाहिए स्टूडेंट वो कौन सी चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका हुआ है, ये आपका कैटायन है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका हुआ है, अब अगेन इलेक्ट्रॉन एक और रिमूव हो रहा है, तो अब ये क्या बन जाएगा डबली कैटायन। अब जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी चाहिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर फिर से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है स्टूडेंट, एक आपका डबली कैटायन ऑफ ए से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, ये क्या बन गया ट्रिपली कैटायन। अब इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम यही था आपका ओरिजिनल एटम कौन सा ए एटम है, अगर इस एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर उसी के कैटायन से सिंगली कैटायन से इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कौन सी आई सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर डबली कैटायन से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसको क्या कहते हैं जो एनर्जी चाहिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, सो एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलेंगे IE2 IE3 एंड IE4 एटसेट्रा। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो वो आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फिर से उसी एटम से तो उसको क्या बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली।
The amounts of enthalpies required to remove first, second and subsequent electrons from the gaseous atom one after the other are collectively called successive ion enthalpies. So पहले इस एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर इसी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, फिर इसी एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो वो क्या आ गई थर्ड आयन एंथैल्पी। तो इनको क्या बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फिर उसी उसके आयन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फिर उसी के आयन से कटायन से मतलब डबली कटायन से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो दे आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब स्टूडेंट इनका ऑर्डर देखना हमने। सो जो हमने अभी एग्जांपल देखी है, कह रहा है थर्ड आयन एंथैल्पी इज मोर देन सेकंड एंड सेकंड आयन एंथैल्पी इज मोर देन फर्स्ट। सो मतलब क्या निकला, जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो आयन एंथैल्पीज रिक्वायर्ड क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। स्टूडेंट सिंपल ही आंसर है इसका कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे, ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो साइज क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिक्रीज। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कटायन का साइज पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहता है, क्योंकि जो आपका एटम था अगर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो भी गया तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे स्टूडेंट। अगर प्रोटॉन वही रहेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, वो तो सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जा रहे हैं तो वही प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही हैं। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते गए, ठीक है स्टूडेंट, अब उतने प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, अगर कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। साइज अगर स्मॉल होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। सो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज कम होता जाएगा, और हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। सो दैट्स वाई IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड ग्रेटर देन IE1। एक्सप्लेन हम अभी करते हैं स्टूडेंट। कह रहा है सेकेंड आयन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयन एंथैल्पी। कहता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम क्या बन गया, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हमने क्या दी, फर्स्ट आयन एंथैल्पी, क्या बन गया वो आपका कैटायन। नाउ इन द आयन A+ सिंगली कैटायन ऑफ A द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ये मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गए, क्योंकि वो बाहर आ गया ना एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बट द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। मैंने बता दिया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है एज द पेरेंट एटम। एज ए रिजल्ट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या कर गया स्टूडेंट, आपका इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पहले 11 प्रोटॉन थे, तो हम लोग सोडियम ले लो, 11 प्रोटॉन थे, किसको अट्रैक्ट कर रहे थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर फॉर एग्जांपल सोडियम कैटायन ले लिया, अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो एज ए रिजल्ट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया ओवर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो क्या हो गई है, ज़्यादा। हैंस मोर एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स द सेकंड आयन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन ये क्या हो गया आपका, कम हो गया। अगर साइज ऑफ कैटायन पेरेंट एटम से स्मॉल हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, हमने अब A+ से एनर्जी निकालनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये आपका IE2 है, ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इससे। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज क्या है स्टूडेंट, स्मॉल। अगर साइज स्मॉल हो गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, ज़्यादा।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है तो स्टूडेंट हमें एनर्जी का देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा। तो इट मीन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, अब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइवेलेंट आयन एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या हो गई, इंक्रीज। अब A2 प्लस से फिर से हमने क्या किया स्टूडेंट, यहां पे स्टूडेंट A3 प्लस आना, एनर्जी दी, क्या बन गया, ट्रिपली कैटायन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब स्टूडेंट ट्रिपली कैटायन का साइज डबली कैटायन से क्या है, स्मॉल, और डबली कैटायन का साइज क्या है, सिंगली कैटायन से स्मॉल है, और कैटायन का साइज क्या है, एटम से स्मॉल होगा। अब अगर डबली कैटायन का साइज सिंगली कैटायन के साइज से क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब A2 प्लस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। अगर वही प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, मोर पावरफुल अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो मोर पावरफुल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा। सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द एटम इट्स साइज डिक्रीजेज, अगर साइज डिक्रीज करता है then the remaining electrons are more strongly attracted by the nucleus. If the remaining electrons are more strongly attracted by the nucleus, then ionization enthalpies increases, means more difficult to remove the electron from the atom. ठीक है स्टूडेंट, सो फिर से सुन लीजिए, as the number of electrons removed from the atom, as the number of electrons removed from the atom, ठीक है स्टूडेंट, nuclear charge remains the same but the number of electrons decreases. If the number of electrons decreases, so same number of protons now attract the remaining electrons more strongly. If the same number of protons attract the remaining electrons more strongly, then the effective nuclear charge increases and removal of valence electrons क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट, एंड आपकी सक्सेसिव आंश एंथैल्पीज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि साइज कम होता जाएगा और आंश एंथैल्पीज बढ़ती जाएंगी। सो दैट्स व्हाई IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये आपके रिमूव होते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी स्टूडेंट, ज़्यादा, क्योंकि आंश एंथैल्पी क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर तो स्टूडेंट हम तभी निकाल पाएंगे ना अगर हम न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट से इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मींस इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें आंश एंथैल्पी की जरूरत है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी मतलब हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा, मींस आंश एंथैल्पीज क्या हो रही हैं, सक्सेसिव आंश एंथैल्पीज इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।